सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो से हम अपना न्यू चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने कंजम्पशन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था कि एक कंज्यूमर क्या होता है, कैसे वो अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर सकता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने देखा था कि कैसे वो अपने लिमिटेड बजट से मैक्सिमम यूटिलिटी मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है। उसको हमने कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव देखा था। तो अब कंजम्पशन तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्शन हो रही होगी, जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तभी तो कंजम्पशन पॉसिबल है। तो अब हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज व्हेन यू यूज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन यू कंबाइन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू डेवलप अ प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो वही प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। तो अब प्रोडक्शन एक्टिविटी में और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कैसे एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड बजट में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है। उसको वही इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ लैंड। ओके, तो अब आप वहां उस लैंड में एग्रीकल्चर कर रहे हो तो यू नीड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर आपको एक लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो आपको कुछ इनपुट्स की जरूरत है, जैसे कि कुछ लेबर की जरूरत। सबसे पहले आपको लैंड की जरूरत है, दैट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर आपको लेबर की जरूरत है, आपको कुछ मशीनरी की जरूरत है, आपको कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो दैट आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बीइंग अ प्रोड्यूसर। तो एक फर्म क्या होती है जो जहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसको कहते हैं फर्म। और जो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रही है मार्केट में, दैट इज फर्म। तो प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमें इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करना होगा, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल हैं कि कैसे एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो एक प्रोड्यूसर अगर कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है या ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, सो उसी को कहेंगे कि वो प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पा रहा है। तो हमें फोकस किस पे करना होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करना होगा, क्योंकि जो वही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करके देते हैं। तो कॉस्ट जो है वो डिपेंड किन पे करती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं या दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हम इनपुट और आउटपुट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास लॉज ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे पास दो लॉज ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इनपुट और आउटपुट को कंबाइन करने पे कैसे एक नेचर शो किया, एक नेचर जो हमें देखने को मिलता है उसको हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन में। तो हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा? दो चीजों पे, प्रोडक्शन फंक्शन और लॉज ऑफ प्रोडक्शन। सो अभी हमने देखा कि आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आउटपुट डिपेंड करती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है? ये हमें शो करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो जरूरी हैं उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो here y is a output and f is a function that shows the relationship between output and production of functions L, K and S. Here L is a labor, K is a capital that is needed to produce that output, and finally S is a land in which production activity is being performed. So ये था हमारा production function. आफ्टर प्रोडक्शन फंक्शन अब हमने देखना है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन को करने से पहले हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखना है, जिसको पढ़ना, जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने लॉज ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड इनपुट,
फिक्स्ड इनपुट का क्या मतलब है? इट इज द इनपुट विच कैनॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट पीरियड। ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको आप शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपने लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करना है तो आप एकदम से कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, दे नीड सम टाइम। तो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, आप लैंड को इमीडिएटली इंक्रीज नहीं कर सकते अपनी फर्म में। तो आप जो मेजर मशीनरी है आपकी जिस पे आप वर्क कर रहे हो, आप उसको भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे या वो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है जिनको आप इमीडिएटली इंक्रीज कर दो, जिनकी जो क्वांटिटी को इमीडिएटली इंक्रीज किया जा सके। तो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कहते हैं फिक्स्ड इनपुट। उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल इनपुट। सो इट इज द वन विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट पीरियड। ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोड्यूसर को लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना है तो वो लेबर को इंक्रीज कर सकता है, वो रॉ मटेरियल को इंक्रीज कर सकता है इन द शॉर्ट पीरियड। ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहा जाता है वेरिएबल इनपुट। सो ये थे टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास दो तरीके का टाइम पीरियड भी होता है। सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट पीरियड एंड फिर है हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका क्या मतलब है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो जब शॉर्ट पीरियड की बात होती है, तो अगर हमने शॉर्ट पीरियड में आउटपुट लेवल इंक्रीज करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर देते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स उतने ही रहते हैं। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें दो टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सिर्फ वेरिएबल इनपुट होती है, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसमें हम किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम है, जो उसका क्वांटिटी है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें हम रॉ मटेरियल भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर आर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर है। और फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि हमारी मेजर मशीनरी और लैंड एरिया, इन सबको भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही होते हैं, और फिक्स कोई भी ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा जो फिक्स्ड होगा। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अभी हमने देखा कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब हम इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं तो हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्टिविटी हो रही है तो उसमें क्या होगा, एक फिक्स्ड फैक्टर होगा जो कि क्या है, लैंड, और एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा जिसको हम कह सकते हैं कि लेबर आवर्स। तो जब लेबर और लैंड को कंबाइन किया जाएगा तब एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म होगी और एक प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये है, और दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते रहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर तो इंक्रीज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, ये हमने देखा था। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमने आउटपुट को इंक्रीज करना है। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे और फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखेंगे तो आउटपुट में कुछ चेंज आएगा। तो उस चेंज को, जो कि शॉर्ट रन में आ रहा है, हम कैसे मेजर करते हैं? हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट, देन देर इज एवरेज प्रोडक्ट, और एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट में क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल फैक्टर्स विद द फिक्स्ड फैक्टर। जो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो सिंपली क्या है, टोटल प्रोडक्ट है, जिसको हम टीपी भी लिख सकते हैं। उसके बाद है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज नथिंग बट टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। हमें पता है कि फिक्स्ड फैक्टर सेम रहेगा, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा। तो जब हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे
अपना वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी से, तो हमें पता लगेगा कि एक वेरिएबल ऑफ फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी प्रोडक्शन हो रही है. दैट इज आवर एवरेज प्रोडक्ट. So the last one is marginal product. Marginal product is the change in total product resulting from the use of one more unit of variable factor. For example, firstly हम 3 factors of production use कर रहे थे 1 hectare of land पे, तो कुछ total product मिल रहा था. अब हम जब हमने 4th unit of वेरिएबल फैक्टर को यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो टोटल प्रोडक्ट में कुछ चेंज आएगा. दैट चेंज इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. और इसका फॉर्मूला क्या है? MPN. TPN इज जब हमने 4 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज किए, और TPN-1 इज जब हमने 3 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यूज करे. जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे वी विल गेट मार्जिनल प्रोडक्ट. तो नाउ इट्स टाइम टू लुक एट लॉज ऑफ प्रोडक्शन. तो हमारे पास दो तरीके के लॉज ऑफ प्रोडक्शन हैं इस चैप्टर में. सबसे पहले फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड विद रिटर्न्स टू फैक्टर एंड सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू रिटर्न्स टू स्केल. तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है और रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है. तो रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब है कि जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे और कुछ फिक्स्ड होंगे, और उनको कंबाइन करके जब हम एक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो अब जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो तो कीप्स ऑन चेंजिंग, इट विल कीप्स ऑन चेंजिंग, और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट कैसे बिहेव करेगी, आउटपुट का क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर. दोबारा, जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, तो कैसे आउटपुट चेंज होगी, उसके रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर. और रिटर्न्स टू स्केल इज व्हेन इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे. वी नो कि शॉर्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. तो सारे वेरिएबल फैक्टर्स को जब हम चेंज करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स होगा आउटपुट का, उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल. तो फॉर रिटर्न्स टू फैक्टर वी हैव अ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. Or for learning the returns to scale, we have a law of returns to scale. तो अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो फाइनली हम अपना फर्स्ट लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब हम सब कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स को रखते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को, और उनको कंबाइन करके एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. तो ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट कैसे बिहेव करेगी इन द शॉर्ट रन. तो what it states that if variable quantity of one input is applied to fixed factor, if ये कुछ नहीं कह रहा, देखो ये कह रहा है कि शॉर्ट पीरियड में जब वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, दैट इज वेरिएबल इनपुट, जब वेरिएबल इनपुट को वी विल अप्लाई टू फिक्स्ड फैक्टर, जब हम वेरिएबल इनपुट को फिक्स्ड इनपुट यानी कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे अप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट इज देन द टीपी, दैट इज टोटल प्रोडक्ट. हमने अभी देखा था कि ये क्या एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट कैसे बिहेव करेगी, तो वही ये कह रहा है कि देन द टीपी, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, विल फर्स्टली गिव इंक्रीजिंग रिटर्न्स. तो टोटल आउटपुट सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स शो करेगी, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स शो करेगी, एंड एट लास्ट इट विल गिव नेगेटिव रिटर्न्स. तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, और नेगेटिव रिटर्न्स क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे. सबसे पहले आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन की ओर ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम देखेंगे कैसे इसको डिटेल में हम समझेंगे अब कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो अब हमने डेफिनेशन में समझा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या. तो अब इसको ग्राफिकली और टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग.
तो सबसे पहले टेबल को देखो, अभी ग्राफ को भूल जाओ, सबसे पहले टेबल की ओर ध्यान देते हैं कि वही हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक फिक्स्ड फैक्टर है दैट इज लैंड, उसके बाद एक वेरिएबल फैक्टर है दैट इज लेबर। हमने देखा कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज फॉर शॉर्ट पीरियड, इसका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो दिस इज फॉर शॉर्ट पीरियड। और हमें पता है कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, वही है यहाँ पे। लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। और लैंड देखो हमने कांस्टेंट रखा है क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एक फिक्स्ड फैक्टर है उसको हम नहीं बढ़ाते, तभी तो वो फिक्स्ड है। और एक है हमारे पास लेबर दैट इज वेरिएबल फैक्टर। तो उसी लैंड पे, उसी फिक्स्ड फैक्टर पे हम वेरिएबल फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, एंड देन वी आर नोटिसिंग के आउटपुट कैसे रिएक्ट करेगी। वही तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट कैसे रिएक्ट करती है इन द शॉर्ट पीरियड। तो सबसे पहले हमारे पास 3 स्टेजेस हैं जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आउटपुट रिएक्ट करती है, ठीक है। अभी हम देख के आए हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहले क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। तो जो इतना पार्ट है दिस इज फर्स्ट स्टेज जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, दिस इज सेकंड स्टेज जिसमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, और दिस इज द लास्ट एंड थर्ड स्टेज जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है अब समझते हैं। देखो देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ तो रहा है बट वो ज्यादा इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है। मतलब वो इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है कि देखो एक बार बढ़ा, अब जब दूसरी बार बढ़ेगा तो पहली बार से ज्यादा बढ़ेगा। और इसका पता कैसे लगाया जाएगा, इसका पता लगाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तभी मैंने कहा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट हमें बताता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो अभी देखो कैसे बताता है। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, वो तो सेकंड स्टेज में भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है दैट मींस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि पहली बार बढ़ा 2 यूनिट से, देखो 2 यूनिट से बढ़ा कि नहीं। जब पहली बार बढ़ा तो 2 यूनिट से बढ़ा, ये भी तो प्रोडक्ट है ना। तो जब दूसरी बार बढ़ा तो 3 यूनिट्स से बढ़ा, और जब तीसरी बार बढ़ा तो 4 यूनिट से बढ़ा। सो दैट मीन्स इट इज गिविंग अस इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो अब ये चीज ध्यान में रखो। देखो ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आप फर्स्ट लेक्चर ध्यान से ना सुनो तो इसको बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है दैट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा तो क्या होंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे। तो अब सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज इज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और हमें यहाँ से इंसाइट क्या मिल रही है। देखो आप नोटिस करो कि यहाँ पे ये डिमिनिश कर गया, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश कर गया, और यही पॉइंट है जहाँ पे स्टेज 1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा फर्स्ट टाइम तभी फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगी क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स खत्म हो गए। तो इसको हम यहाँ पे एज ए इनसाइट क्या लिख सकते हैं कि जब एमपी सबसे पहले कम होगा, या ऐसे लिख लो कि एमपी जब एपी के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे क्या है, एपी और एमपी इक्वल है। जब एमपी और एपी सबसे पहले इक्वल होंगे फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगी। और जब, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एमपी पहली बार गिरेगा तभी फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाली स्टेज खत्म हो जाएगी। अब सेकंड स्टेज में देखो क्या है। सेकंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स हैं। तो इसीलिए दिस सेकंड स्टेज इज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है। तो इसमें इंसाइट क्या है, इसमें इंसाइट ये है कि जब जीरो हुआ, देखो एक चीज मैं बताना भूल गया कि सेकंड स्टेज यहां से शुरू नहीं हो रही है, सेकंड स्टेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से। जब पहली बार गिरा तभी सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई थी, और फर्स्ट स्टेज खत्म भी यहां होगी और सेकंड स्टेज स्टार्ट भी यहीं से होगी। तो दिस इज अ ओवरलैप ऑफ बोथ द स्टेजेस। तो अब वापस आते हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं ना
सो दैट कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसको एक बार थोड़ा साफ साफ रखते हैं। तो अब क्या होगा, देखो सेकंड स्टेज में दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड, यहाँ से तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे इनसाइड क्या है, जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हुआ, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट गिरते गिरते कभी तो जीरो होगा ना, तो जहां पर वो जीरो हुआ सेकंड स्टेज वहीं खत्म हो जाएगी, डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाली स्टेज वहीं खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेकंड स्टेज एंड्स एट व्हेन एमपी टर्न जीरो। जब एमपी जीरो हुआ सेकंड स्टेज खत्म वहीं से, और थर्ड स्टेज वहीं से शुरू होगी। तो थर्ड स्टेज यहाँ से शुरू होगी। तो अब जब थर्ड स्टेज स्टार्ट होगी तो हमें एमपी वहीं पे इंडिकेट कर देगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा। जब एमपी नेगेटिव होगा तो थर्ड स्टेज है, तो क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न। सबसे पहले क्या था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स, एंड देन एट लास्ट नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये भी हमें एमपी ही बता रहा है, एमपी जब नेगेटिव हुआ दैट मींस टीपी भी अब डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। जब एडिशन ही नेगेटिव में हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी तो गिरेगा। देखो फर्स्ट टू स्टेजेस में टोटल प्रोडक्ट कभी नहीं गिरेगा, ये सिर्फ थर्ड स्टेज में गिरेगा, और जब थर्ड स्टेज में गिरेगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो थर्ड स्टेज इज वेयर एमपी टर्न्स नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड। अब ग्राफ की ओर मूव करते हैं। देखो ग्राफ में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने नीचे वाले ग्राफ पे एमपी और एपी को डिनोट किया, और ऊपर हमारा टोटल प्रोडक्ट है। तो एमपी और एपी कर्व को अगर हम देखें तो सबसे पहले एक चीज जो सिर्फ याद रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो अगले चैप्टर्स में, तो इसको याद कर लो कि एमपी हमेशा ऊपर जाएगा एपी से। मार्जिनल प्रोडक्ट की कर्व जो है वो हमेशा ऊपर जाएगी एवरेज प्रोडक्ट की कर्व से, इसको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये मैंने सेग्रीगेशन कर रखा है स्टेजेस का। दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सबसे पहले एमपी बढ़ा, एपी भी बढ़ा। एमपी सबसे ऊपर जाएगा, अभी हमने बात की एमपी ऊपर जाएगा, पर वो नीचे फर्स्ट स्टेज में ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेज में गिर गया था ना, तो जब ये गिरना स्टार्ट होगा दैट इज इंडिकेटर ऑफ द सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाली है। जब वो गिर के एपी के इक्वल हो जाएगा, हमने क्या इनसाइट्स निकाली थी, एमपी इज इक्वल्स टू एपी, जब एमपी एपी के इक्वल हो जाएगा दैट स्टेज इज जहां फर्स्ट, दैट पॉइंट इज जहां फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगी। सो एट दिस पॉइंट एमपी इज इक्वल्स टू एपी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, खत्म। अब इसको अगर ऊपर कनेक्ट करें, ये यहां कनेक्ट होता है एट पॉइंट ई। सो एट टिल पॉइंट ई देयर वर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सो टोटल प्रोडक्ट को यहां से हम देख के बता सकते हैं कि ई पॉइंट तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गया। अब सेकंड स्टेज की ओर देखते हैं। देखो अब एमपी जाएगा नीचे, एमपी नीचे जाता जाता एक दिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जीरो। जब एमपी जीरो होगा, देखो एमपी जीरो इनसाइट हमने पहले लिख रखे हैं यहाँ पे, तो एमपी जीरो। अब इसको अगर ऊपर कनेक्ट करेंगे तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा, दैट इज द पॉइंट एफ। सो एफ पॉइंट इज द सैचुरेशन पॉइंट। जहां देखो जिस पॉइंट पे एमपी जीरो हुआ, सेकंड स्टेज जहां खत्म हुई, उसी पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद वो गिरेगा। जहां देखो एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि वो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं, उसके बाद वो नीचे आएगा। सो दिस इज अ पीक पॉइंट, जहां सेकंड स्टेज खत्म होती है और थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है, दैट इज द पीक पॉइंट। वहां पे टीपी मैक्सिमम है, और उस पॉइंट पे एमपी जीरो है। जहां एमपी जीरो हो गया दैट मीन्स कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा टोटल प्रोडक्ट में उसके बाद, तो टीपी इज एट पीक, दैट इज पॉइंट एफ। और जो हमारा एमपी है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद अब सेकंड स्टेज भी खत्म हो गई जहां एमपी जीरो हो गया। अब जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा जीरो के बाद, तो क्या होगा, जहां पे एमपी जीरो नेगेटिव हुआ दैट इज द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट भी गिरेगा। थर्ड स्टेज की खासियत यही है कि थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव गिरने लग जाता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमने टेबल की फॉर्म में भी समझा, फिर हमने ग्राफिकली फॉर्म में भी समझा। अब आप जाके डेफिनेशन को दोबारा देखिए, यू विल गेट टू नो कि उसमें क्या लिखा